कंडेंसेशन और हाइड्रोलिसिस, ये दो प्रोसेस समझ लें। जब भी कभी माइक्रोमोलिक्यूल्स या मोनोमर्स मिलकर पॉलीमर बनाते हैं या मैक्रोमोलिक्यूल बनाते हैं, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं, स्टार्च बना रहे हैं, अमीनो एसिड्स के मॉलिक्यूल हैं, प्रोटीन बना रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। और जब पॉलीमर वापस टूटता है मोनोमर में, इस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस। ये आप कंसीडर करें कि कोई भी माइक्रोमोलिक्यूल है, सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं, इन सिंपल मॉलिक्यूल्स के ऊपर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होते हैं। क्या होते हैं? हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होते हैं। दोनों तरफ हाइड्रोक्सिल भी हो तो तब भी हो सकता है, लेकिन कंडेंसेशन और हाइड्रोलिसिस में जो इन्वॉल्व है वो वाटर है। हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल जो है, ये अगर आपस में मिलें तो क्या बनेगा? H2O। तो इससे आप H2O निकाल दें और A और B आपस में बॉन्डेड हो जाएंगे। समझ रहे हैं? हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल रिएक्ट करके क्या बन गया? और A और B के दरमियान में एक केमिकल बॉन्ड बन गया, एक कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। तो ये इस तरह से कंडेंसेशन होती है। अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़ूं तो मुझे वाटर को ऐड करना पड़ेगा। वाटर ऐड होगा तो वाटर का हाइड्रोजन एक मोनोमर पे लग जाएगा और वाटर का हाइड्रोक्सिल, और वो बॉन्ड वापस टूट जाएगा। हर कंडेंसेशन डिहाइड्रेशन सिंथेसिस नहीं होती। डिहाइड्रेशन सिंथेसिस कौन सी कंडेंसेशन को कहते हैं? जिसमें रिमूवल ऑफ वाटर हो। रिमूवल ऑफ एनी अदर स्पीशी, वो कंडेंसेशन होगी, लेकिन डिहाइड्रेशन सिंथेसिस नहीं होगी। तो बायोमोलिक्यूल्स के अंदर जब मोनोमर से पॉलीमर बनता है या सिंपल मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनता है, तो इसमें वाटर रिमूव होता है और इस कंडेंसेशन का नाम होता है डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। क्या होता है? और जब वाटर ऐड हो और बॉन्ड ब्रेक हो तो इसको कहते हैं हाइड्रोलिसिस। बात समझे? ये किसी एक मॉलिक्यूल के बारे में नहीं है। जब ग्लूकोज मिलकर स्टार्च बना रहा है, ग्लाइकोजन बना रहा है, अमीनो एसिड प्रोटीन बना रही है, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स, डीएनए या आरएनए बना रहे हैं, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मिलकर फैट लिपिड्स बना रहे हैं, जब भी बायोमोलिक्यूल्स आपस में कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं तो कौन सा प्रोसेस होता है? डिहाइड्रेशन। और जब वो वापस टूटते हैं तो कौन सा प्रोसेस होता है? हाइड्रोलिसिस। सो दीज आर टू अपोजिंग। और जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हम पढ़ेंगे उन सब में कंडेंसेशन और हाइड्रोलिसिस। और कंडेंसेशन कौन सी टाइप की? डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। पहले हम स्टार्ट करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहला जो बायोमोलिक्यूल इन्होंने दिया है, जो मोस्ट एबेंडेंट है। कौन सा होता है मोस्ट एबेंडेंट? वाटर। तो वाटर की प्रॉपर्टीज, ये आज का हमारा मेन टॉपिक है। वाटर क्या है? मीडियम ऑफ लाइफ है। किस तरह से? एक तो ये पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म है, दूसरा वाटर एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट का भी हिस्सा है। क्या पानी वो जरूरी है जो सेल के अंदर है, या पानी की जरूरत सेल से बाहर भी है? बाहर वाले पानी की मिसाल क्या है? एक सेल के बाहर इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है। आपके सेल के बाहर भी पानी होता है, इनसाइड प्रोटोप्लाज्म में भी पानी है जो साइटोप्लाज्म का हिस्सा है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट में इंटरस्टिशियल फ्लूइड या ब्लड या इन्वायरमेंटल वाटर, ओवरऑल हम इसको कहते हैं कितने परसेंट है? 70%। पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म या एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट, दोनों में मीडियम ऑफ लाइफ है। मीडियम ऑफ लाइफ से मुराद यह होता है कि जब पानी प्रोटोप्लाज्म में कम हो जाए, प्रोटोप्लाज्म में आप कहते हैं 70% है, 70% कम होके 10% तक आ जाए, सेल की डेथ हो जाती है। कितने परसेंट तक आ जाए? 10%। कुछ सेल्स ऐसे हैं जो 20% तक भी वाटर पे सर्वाइव करते हैं, जैसे सीड का सेल है या बोन का सेल है। और कुछ सेल्स ऐसे भी हैं जिसमें मोर देन 70% होता है, जैसे ब्रेन का सेल है, 85% वाटर है। समझ रहे हैं? या कुछ जानदार ऐसे हैं, जेलीफिश है, उसमें 99% वाटर है, लेकिन एवरेज हम क्या कहते हैं? 70% वाटर। स्पर्म मोटाइल सेल है, लेकिन स्पर्म वाटर शेड करता है क्योंकि उसको मूव करना होता है, उसका जो वेट है उसको कम करने के लिए वो शेड करता है। सीड के अंदर पानी नहीं है क्योंकि उसको इनएक्टिव रहना है। बोन के अंदर पानी नहीं है क्योंकि उसको स्ट्रांग होना है। तो हर में पानी की कमी या ज्यादती का कुछ रीजन होता है, लेकिन हमारा ये फोकस
आज जो है वो है कि वाटर को मीडियम ऑफ लाइफ अल्लाह ताला ने क्यों बनाया है, कोई और लिक्विड क्यों नहीं है? तो वाटर के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होंगी जिसकी वजह से इसको मीडियम ऑफ लाइफ बनाया है। वो प्रॉपर्टीज कौन सी हैं? सबसे पहले है पोलर नेचर ऑफ वाटर। हम कहते हैं वाटर जो है ये एक डाइपोल है। वाटर के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को ऑक्सीजन ज्यादा खींच लेता है, और इस मॉलिक्यूल के इस एंड पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इस एंड पे, तो ये पोल्स बन गए, दो पोल्स बन गए, तो इसको हम कहते हैं डाइपोल। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है 1.2 है गालिबन, इसकी वजह से पोलर। और दूसरा इसमें बॉन्ड एंगल 104 का बॉन्ड एंगल होता है। तो ये पोल्स बन गए मॉलिक्यूल के, एक पोल एक सारा मॉलिक्यूल का नेगेटिवली चार्ज है, एक पॉजिटिवली चार्ज। इस पोलैरिटी से सारी प्रॉपर्टीज जन्म लेती है। मतलब ये पहले पोलैरिटी है जिससे सारी प्रॉपर्टीज है। आगे जितनी भी प्रॉपर्टीज आप पढ़ेंगे सबकी वजह बुनियादी तौर पे क्या होती है? उस मॉलिक्यूल की पोलैरिटी, इस वाटर की पोलैरिटी। ड्यू टू पोलैरिटी इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स होती है। कौन सी फोर्स है वाटर में? मॉलिक्यूल्स के दरमियान में कौन सी फोर्स है? वाटर के मॉलिक्यूलों में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो साथ वाला जो पानी का मॉलिक्यूल होगा उस पर यहां पर कौन सा चार्ज है? पार्शियल पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा चार्ज होता है? तो ये जो बॉन्ड है इसको क्या बोलते हैं? पानी के मॉलिक्यूलों के दरमियान में जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स है उसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या नाम है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स। जब किसी लिक्विड में ये फोर्स ज्यादा होती है उसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज आती है। उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, वो लिक्विड रहता है प्रोटोप्लाज्म के सर्वाइविंग टेम्परेचर पे। तो यहां इसका जब आप प्रॉपर्टी बयान करेंगे साथ उसका लिविंग को फायदा बयान करेंगे। अगर आप फायदा बयान नहीं करते तो ये सवाल अधूरा है। बात समझे? आपने प्रॉपर्टी बयान की कि इसमें पोलैरिटी है, पोलैरिटी की वजह से कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन। जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स है हाइड्रोजन बॉन्ड है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर रिमेन लिक्विड इन सर्वाइविंग टेम्परेचर्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म या लिविंग बॉडीज। पानी लिक्विड रहेगा तो इसमें मेटाबॉलिज्म चलेगा ना। अगर ये फोर्स कम हो जाती, पोलैरिटी ना होती, तो वाटर वेपर्स बन जाता, वाटर के वेपर्स बन जाते, तो वो लिक्विड कहां रहता? फोर्स की वजह से वो लिक्विड रहता है, और लिक्विड रहता है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहा है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट है वाटर। कैसा सॉल्वेंट है कि वाटर पोलर सेम डिजॉल्व सेम, पोलर डिजॉल्व पोलर, नॉन पोलर डिजॉल्व नॉन पोलर। तो वाटर क्या है? पोलर है। तो पोलर होने की वजह से ड्यू टू पोलर नेचर वाटर कैन डिजॉल्व पोलर मॉलिक्यूल्स, आयनिक या मिनरल मटेरियल्स, चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स, या सिंपली जो चार्ज नहीं भी हैं गैसेस, जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, ये भी हल हो जाते हैं। ऑक्सीजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, क्या डिजॉल्व कर सकता है? पोलर मॉलिक्यूल्स को, आयनिक या मिनरल मटेरियल को, जो भी आयनिक सब्सटेंसेस होंगे, चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स को या गैसेस को। मैं बता रहा था ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया तक चली जाती है, इस्तेमाल होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। अच्छा, दूसरा ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है पेरोक्सिसोम में। ये दो ऑर्गेनेलिज ऐसे हैं जहां ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में यूज होती है। तो ये अगर वाटर में हल ही ना होती तो ये कैसे जाती? तो ये डिजॉल्व हो सकती है। तो जो मॉलिक्यूल हल हो सकते हैं, इसका फायदा क्या होता है? दे बिकम द पार्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। याद रखें, जो मॉलिक्यूल हल नहीं होता वो मेटाबॉलिज्म का हिस्सा ही नहीं बन सकता। जो मॉलिक्यूल हल होगा तो मेटाबॉलिक रिएक्शन का हिस्सा बनेगा। जो इनसॉल्युबल है या जो हल नहीं हुआ वो रिएक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता। तो आपके सेल चल रहा होता है मेटाबॉलिज्म की बेस पर। सेल किस पे? मेटाबॉलिज्म की वजह से सेल है, तो मेटाबॉलिक रिएक्शन से ही एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तो अगर ये चीजें हल ना होती, सोचे तो क्या होता? सेल सर्वाइव नहीं कर सकता था। और ये वाटर की प्रॉपर्टी है कि मोस्ट ऑफ मटेरियल्स को ये हल कर लेता है। कैन नॉट डिसॉल्व नॉन पोलर मटेरियल्स। जैसे मिसाल के तौर पे, फॉर एग्जांपल लिपिड्स हैं, ये पानी में हल होते हैं? नहीं होते। बेटा लिपिड अगर पानी में हल नहीं होता तो सोचें, ये जो मेम्ब्रेन है, सेलुलर मेम्ब्रेन्स, इसमें लिपिड है। मेन फ्रेमवर्क मेम्ब्रेन का लिपिड होता है। अच्छा, लिपिड हल नहीं होता, ये कोई भी सेल का कंपार्टमेंट है या सेल की सेल मेम्ब्रेन है,
लिपिड बाई लेयर है। तो ये लिपिड जो है इस मेम्ब्रेन के अंदर भी सेल के पानी है और बाहर भी पानी है। या अगर आप समझ लें ये माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैट्रिक्स में भी पानी और बाहर साइटोसोल में भी पानी है। और ये मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर मेंटेन है, क्यों? क्योंकि ये इसके अंदर हल नहीं हो रही। अगर पानी इसको हल कर लेता तो क्या स्ट्रक्चर सेलुलर मेंटेन रहते? नहीं रह सकते। सेलुलर स्ट्रक्चर्स आर मेंटेन्ड। या एक और लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, कंपार्टमेंटलाइजेशन इनसाइड सेल। सेल के अंदर कंपार्टमेंट बने हुए हैं। गोल्जी बॉडी एक कंपार्टमेंट है, न्यूक्लियस एक कंपार्टमेंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक कंपार्टमेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया एक कंपार्टमेंट है। ये कंपार्टमेंटलाइजेशन इस हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन, इसको कहते हैं। ये जब हल नहीं करता तो एक्सक्लूड करता है। इंक्लूड करने का क्या मतलब होता है? शामिल करना। और एक्सक्लूड करना, निकालना, अलग करना। तो ये मेम्ब्रेन उसमें हल नहीं होती। क्यों नहीं होती? कि वाटर उसको एक्सक्लूड करता है, अपने अंदर शामिल नहीं करता। इसको टेक्निकली क्या बोलते हैं? ये जो नॉन पोलर मटेरियल को वाटर रिपेल करता है, इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। क्या बोलते हैं? ये लफ्ज याद रखेंगे, हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। अगर एमसीक्यू आया आपको कि वाटर की किस प्रॉपर्टी की वजह से सेलुलर मेम्ब्रेन्स का स्ट्रक्चर मेंटेन है, और ऑप्शन में पढ़ाओ कहीं हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन, तो ये जो नॉन पोलर को हल नहीं करता, एक्सक्लूड करता है, इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। तो ये हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन की वजह से सेलुलर स्ट्रक्चर आर मेंटेन्ड, या कंपार्टमेंटलाइजेशन। और इसी वजह से सेल में क्या है बेटा? कंपार्टमेंटलाइजेशन। तीसरी प्रॉपर्टी है कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्सेस। ये ब्लू समझे वाटर के मॉलिक्यूल है। तो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में, सेम मॉलिक्यूल्स के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। कौन सी फोर्स है मॉलिक्यूलों के दरमियान में? हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर की कोहेसिव फोर्स है। ये क्या है? कोहेसिव फोर्स है। और कोहेसिव फोर्स वाटर में जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड है। और जब ये मॉलिक्यूल, वाटर के मॉलिक्यूल वॉल ऑफ कंटेनर के साथ अट्रैक्ट होते हैं, वो कंटेनर सेल भी हो सकता है, वो कंटेनर जाइलम हो सकता है, वो कंटेनर कोई नॉन लिविंग मटेरियल भी हो सकता है, ग्लास हो सकता है जिसके अंदर पानी है। तो वाटर किसी भी वॉल ऑफ कंटेनर के साथ भी अट्रैक्ट होता है। वाटर के मॉलिक्यूल हैव अट्रैक्शन फॉर वॉल ऑफ, बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल एंड वॉल ऑफ कंटेनर। इसको क्या बोलते हैं? एडहेसिव फोर्स। क्या बोलते हैं? वाटर में ना कोहेसिव फोर्स भी है और एडहेसिव फोर्स भी है। कोहेसिव फोर्स कौन सी है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कोहेसिव तो समझ आ गई कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एडहेसिव कौन सी है? वाटर के ऊपर चार्ज तो है ना, बेशक पार्शल चार्ज है। तो जो भी न्यू मटेरियल होता है, कंटेनर होता है, उसके ऊपर भी चार्ज मौजूद होते हैं। उन चार्ज के साथ, मिसाल के तौर पर वाटर का पॉजिटिव एंड है, उस मटेरियल पर नेगेटिव चार्ज वाले किसी भी पार्ट के साथ वो अट्रैक्ट होगा कि नहीं? तो पॉजिटिव नेगेटिव के अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं साइंस में? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर आपसे पूछे वाटर की कोहेसिव फोर्स का नाम, तो आप बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर पूछे एडहेसिव फोर्स का नाम, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। फोर्सेस तो समझ आ गई, दोनों है वाटर में। दोनों का फायदा क्या होता है? कोई लिक्विड ऐसे होते हैं बेटा जिसमें कोहेसिव फोर्स है लेकिन एडहेसिव नहीं है। कोहेसिव है, एडहेसिव नहीं है। ऐसे किसी लिक्विड को जानते हैं आप? वेरी गुड। मरकरी में कोहेसिव फोर्स है, एडहेसिव नहीं है। मरकरी को आप हाथ पे डाले ना, तो ये आपके हाथ को गीला नहीं करेगा। और ये थर्मामीटर में डाला जाता है ताकि थर्मामीटर ग्लास का होता है और उस पर मरकरी स्टिक ना हो, एडहेसिव फोर्स नहीं है। लेकिन वाटर में दोनों हैं। हाथ पे डालोगे गीला करेगा, ग्लास के साइडों पे लगा होगा। इसका मतलब है एडहेसिव फोर्स भी है और कोहेसिव भी है। दोनों फोर्सेस वाटर में मौजूद होते हैं। लेकिन इन दोनों फोर्सेस का लिविंग को क्या फायदा है? कि वाटर मूव्स in small vessels freely as transport medium। मुझे बताओ ब्लड का कितने परसेंट ब्लड लिक्विड है ना? तो इसका ब्लड प्लाज्मा है 55%, लेकिन प्लाज्मा में 90% वाटर है। प्लाज्मा में 90% क्या है? वाटर है। तो 90% वाटर है, तो इसलिए ब्लड आपका ट्रांसपोर्ट मीडियम है। हर चीज की बॉडी में ट्रांसपोर्ट ब्लड करेगा। लंग्स से ऑक्सीजन लेके जा रहा है, लंग्स की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड लेके आ रहा है, किडनी की तरफ ब्लड लेके जा रहा है, सेल्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, डाइजेस्टिव से न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। अच्छा, जाइलम के अंदर
वाटर और मिनरल्स जा रहे होते हैं। तो जाइलम वेसल में जो वाटर मूव कर रहा होता है इन्हीं दोनों फोर्सेस की बेस पे मूव कर रहा होता है। ये देखें, ये जाइलम वेसल है, तो यहां से वाटर ट्रांसपायर हो रहा है। वाटर क्या हो रहा है? ट्रांसपायर हो रहा है। तो जो इधर वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो वो चेन की सूरत में ऊपर चढ़ते हैं। 100 मीटर तक के दरख्त है बेटा, तो वो वाटर इतना ऊपर, कौन सी मोटर पंप लगा हुआ है कि पौधे में इतना ऊपर तक पानी चढ़ता है? इन दो फोर्सेस की बेस पे चढ़ता है। यहां से ट्रांसपायरेशनल पुलिंग फोर्स लगती है, जैसे जंजीर को खींचा जाए या किसी चेन को खींचा जाए। तो यूं समझ लें कि जब वाटर के एक मॉलिक्यूल पे पुलिंग फोर्स लगेगी तो वो जुड़ा हुआ है दूसरे मॉलिक्यूलों से। किस फोर्स से जुड़ा हुआ है? कोहेसिव फोर्स से। मैं बात कर रहा हूं कोहेसिव एडेसिव की। तो कोहेसिव फोर्स की वजह से वो ऊपर खींचेंगे। लेकिन मुझे ये बताओ, इधर गौर से देखो, ये ग्रेविटी से ये कॉलम क्यों नहीं टूटता पानी का? ग्रेविटी तो नीचे खींचती है ना चीज को, तो ये कॉलम ब्रेक हो जाता ना, तो नीचे वाला पानी नीचे, ऊपर वाला ऊपर। कॉलम ब्रेक नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वाटर स्टिक होके चढ़ रहा है विद द वॉल्स। अगर ऐसे वाटर ऊपर चढ़ता, ये वाली फोर्सेस ना होती, तो फिर ग्रेविटीज को, तो ये मूव नहीं कर सकता था। जो फ्रीली मूव कर रहा होता है दो फोर्सेस की बेस पर। एक, वाटर के मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। दूसरा, वाटर सहारा ले रहा है क्योंकि ये स्टिक हो रहा है विद द वॉल ऑफ कंटेनर, तो इस पर ग्रेविटी का असर मिनिमाइज हो जाता है इस फोर्स की वजह से। आपस में जुड़ा है कोहेसिव फोर्स की वजह से, और ये मॉलिक्यूल वॉल ऑफ कंटेनर के साथ अट्रैक्टेड है किस फोर्स से? वेरी गुड, एडहेसिव फोर्स की वजह से। तो दोनों फोर्सेस मिलती हैं तो ये मूव करता है। हाई स्पेसिफिक हीट, या इसको हाई हीट कैपेसिटी भी कहते हैं। इस 1 ग्राम वाटर में इसका टेम्परेचर है सपोज 15 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको हमने हीट दी और इस 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर हो गया 16 डिग्री सेंटीग्रेड। ये मैस का एक यूनिट है। इतनी मैस में जब हम किसी लिक्विड को लें, उसका इनिशियल टेम्परेचर नोट कर लें, फिर उसको हीट दें और 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाएं, तो इसने 1 डिग्री बढ़ाने पर जितनी हीट, अमाउंट ऑफ हीट ये जज़ब करेगा, टू रेज 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, इस अमाउंट ऑफ हीट को क्या बोलेंगे? हीट कैपेसिटी। 1 ग्राम वाटर का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट चाहिए वो उसकी क्या होती है? अच्छा, इन्होंने क्या कहा कि वाटर की प्रॉपर्टी है कि इसकी हीट कैपेसिटी हाई है। 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। क्या मतलब है इसका? 1 कैलोरी हीट ये लेता है 1 ग्राम वाटर, और 1 डिग्री टेम्परेचर इसका बढ़ता है। यह है वाटर की हीट कैपेसिटी, जो तमाम लिक्विड से ज्यादा है। इसका रीजन क्या है, क्यों ज्यादा है? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वाटर में क्या है, कल बताया था आपको, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है। तो जब आप फिजिक्स में टेम्परेचर को किस तरह डिफाइन करते हैं? एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। एवरेज, अच्छा, टेम्परेचर का मतलब है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, दूसरे लफ्जों में। तो जितनी ज्यादा मूवमेंट उतना ज्यादा टेम्परेचर होगा। पानी का पतीला उस आग पे रखते हो तो क्या होता है? शुरू में मूवमेंट नजर आती है? शुरू में नहीं आती मूवमेंट नजर, लेकिन बहुत सारी हीट जज़ब करते 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 फिर आपको मूवमेंट्स नजर आती है। इसी तरह है। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की है ये बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो इसका मतलब है वाटर ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है, तब मूवमेंट्स होती है मॉलिक्यूल्स में और टेम्परेचर बढ़ता है। तो ये मूवमेंट क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आपस में जुड़े हुए हैं। किस फोर्स से? तो जिस लिक्विड में बेटा ये फोर्स कम होगी, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स कम होगी, उसकी हीट कैपेसिटी क्या होगी? कम होगी। आप पेट्रोल रख दें एक ग्लास भर के और एक ग्लास पानी का रख दें, वो इवेपोरेट हो जाता है, वोलेटाइल है। क्यों इवेपोरेट हो जाता है? मॉलिक्यूलों में आपस में अट्रैक्टिव फोर्स कम है। लिक्विड अमोनिया है, इवेपोरेट हो जाता है। वाटर नहीं होता इतना जल्दी क्योंकि स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स है। इस हीट कैपेसिटी का क्या एडवांटेज होता है कि वाटर एक्ट एज टेम्परेचर स्टेबलाइजर। आपकी बॉडी में कितना पानी है? 70। अगर कोई बंदा 100 किलो का हो तो उसमें कितने किलो पानी होगा? 70 kg उसमें वाटर होगा। इसी तरह है ना, तो उसकी बॉडी में ज्यादा वाटर है। ज्यादा क्या है? वाटर है। तो जब वो धूप पे निकलता है या गर्मी में, जैसे गर्मियों का मौसम गुजरा है, कितनी हीट होती है जो जज्ब हो रही होती है। लेकिन हमारे अंदर 70% अल्लाह ताला ने एक ऐसा लिक्विड रख दिया जो टेम्परेचर स्टेबलाइजर है। मेरी बॉडी का टेम्परेचर नहीं बढ़ता, हीट ज्यादा जज्ब करता है, टेम्परेचर कम बढ़ता है। यह हीट कैपेसिटी का फायदा है। अगर मेरी बॉडी में वाटर ना होता 70%, तो मैं जैसे ही धूप पे निकलता मेरा 37 से टेम्परेचर 40 पे चला जाता। हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन। हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है? उसी तरह है सेम, कि अगर आपके पास 1 ग्राम वाटर है, 1 ग्राम वाटर है, आप इसको हीट दो, इतनी हीट दो
कि ये पूरा पानी इवेपोरेट हो जाए, क्या बन जाए, वेपर्स बन जाए, पूरा पानी क्या हो जाए, वेपर्स बन जाए, इवेपोरेट हो जाए, समझे। तो ये 1 ग्राम वाटर इवेपोरेट करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट आप इसको दोगे, ये हीट ऑफ वेपराइजेशन होगी, हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसका क्या फायदा होता है, इसका फायदा ये होता है, कूलिंग करता है बाय इवेपोरेशन, कूलिंग बाय इवेपोरेशन। इधर देखो, एनिमल में स्वेटिंग हो रही है, होती है, गर्मी में निकलते हो, पसीना आता है, पसीना आ गया सरफेस पे, इवेपोरेट हुआ, इवेपोरेट हुआ तो इसका कूलिंग इफेक्ट आता है, ये बॉडी को कूल डाउन कर देता है। अगर वाटर की हीट ऑफ वेपराइजेशन हाई ना होती, उसमें क्या होता है कि वाटर इवेपोरेटिव वे से किस तरह कूलिंग करता है कि कहते हैं कि अगर 1 लीटर यानी कि 1000 ml पानी पड़ा हुआ है और इसमें सिर्फ 2 ml इवेपोरेट हो, कितना इवेपोरेट हो, इवेपोरेशन कितना का हो, 2 ml, तो कितना बच गया, 998 ml बच गया। इसका जो टेम्परेचर होगा, मिसाल के तौर पे ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, तो ये 29 डिग्री, तो 1 डिग्री टेम्परेचर कम कर देगा सिर्फ 2 ml इवेपोरेट होने से। इसका मतलब है इवेपोरेट होता है, ज्यादा हीट निकालता है बॉडी की, क्योंकि जब ज्यादा करेगा, इवेपोरेट होगा तो हीट को निकालेगा। इवेपोरेशन कॉज कूलिंग इफेक्ट। एनिमल में स्वेटिंग हो रही है, प्लांट में क्या हो रही है, वेरी गुड, ट्रांसपायरेशन। पत्तों से पानी, कितनी तपिश में पौधा खड़ा है, जलता नहीं है, क्यों नहीं जलता, ट्रांसपायर कर रहा है पानी को, तो हर वक्त उसमें कूलिंग इफेक्ट आ रहा है, वो खुद भी और इन्वायरमेंट को भी कूल कर देता है, उन वेपर्स की वजह से नमी आ जाती है। तो इसी तरह प्लांट्स के अंदर ट्रांसपायरेशन है। शीशे की बोतल कंप्लीट भर के ढक्कन तक टाइट बंद करके कभी फ्रीजर में रखी है, क्या होता है, टूट जाती है, टूट जाती है ना बोतल, शीशे की बोतल टूटी होती है। जब पानी था बोतल में के अंदर आ गया उसी वॉल्यूम में, जब बर्फ बन गई तो वो फैल गई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि वाटर एक्सपेंड एट लो टेम्परेचर, पानी लो टेम्परेचर पे एक्सपेंड होता है। और बेटा वाटर है, समझो H2O लिक्विड फॉर्म में है, टेम्परेचर चल रहा है 15 डिग्री सेंटीग्रेड, आपने टेम्परेचर कम किया, H2O लिक्विड है, टेम्परेचर आपने कम किया 10 डिग्री सेंटीग्रेड, लिक्विड रहेगा। फिर H2O है लिक्विड, आपने टेम्परेचर कर दिया 4 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर आप क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं ना, टेम्परेचर में डिक्रीज आ रहा है। जब आप टेम्परेचर लिक्विड का कम करते हो तो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, स्लो हो जाते हैं। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये एमसीक्यू भी पूछा जाता है। वाटर हैवीएस्ट होता है, इसकी डेंसिटी पीक पे होती है, क्यों, मॉलिक्यूल से पहले यूं थोड़ा तेज मूव कर रहे थे, जब आपने टेम्परेचर कम किया तो मॉलिक्यूलों की मूवमेंट कम हुई, ये थोड़ा करीब आए, जब मॉलिक्यूल करीब आएंगे डेंसिटी बढ़ेगी कम होगी, जब मॉलिक्यूल करीब आएंगे डेंसिटी, वेरी गुड, डेंसिटी बढ़ेगी। तो मोस्ट डेंस किस टेम्परेचर पे होता है, 4 पे। और रीजन क्या बताया कि मॉलिक्यूल्स कम क्लोजर, मॉलिक्यूल स्लो डाउन एंड कम क्लोजर, करीब आते हैं, जिससे मैक्सिमम डेंसिटी होती है। तो सवाल पता है क्या किया जाता है, वाटर इज मोस्ट डेंस एट, तो टेम्परेचर बताना होगा, 4 डिग्री पे मोस्ट डेंस होगा। लेकिन 4 से 0 तक एक और काम होता है, 4 से टेम्परेचर आपने डिक्रीज किया, इसने कहा लो टेम्परेचर पे एक्सपेंड करता है, या तो करीब आ गए, तो मॉलिक्यूल समझ लो ये पानी के मॉलिक्यूल थे, ये अब एक दूसरे के करीब थोड़े आ गए, तो डेंसिटी जो है वो इंक्रीज हुई, डिक्रीज नहीं हुई, क्या हुई, इंक्रीज हो गई। स्लो हुए तो थोड़ा एक्सपीरियंस होने लग गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है बढ़ गई। लेकिन जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैक्सिमम होती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ये H2O S बन जाता है, S फॉर मतलब आइस। अब लिक्विड वाटर नहीं है, क्या बन गया, आइस बन गया, यहां पर आइस बन गया। तो आइस में एक और काम हुआ, मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्ड बनने लगे और स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल बढ़ गई और एक हेक्सागोनल क्रिस्टल लैटिस बन गया। तो जब स्पेस बढ़ गई, क्योंकि मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्ड बनने लग गए, ये आइस का क्रिस्टल आपको दिखा रहा हूं, तो इधर स्पेस बढ़ गई या कम हो गई, इसलिए बोतल टूट जाती है। जब सारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स, एक मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, मैंने बताया था 4 बना सकता है, 4 तरफ से हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा तो ऐसे क्रिस्टल लैटिस बनेंगे। तो ये क्रिस्टल लैटिस जब बनेगा हेक्सागोनल टाइप, तो ये जो आइस के क्रिस्टल्स बनते हैं, इनको जगह फिर ज्यादा चाहिए होती है, क्योंकि अब सॉलिड बन चुका है वाटर, और अब जब जगह ज्यादा चाहिए, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी। तो यहां पर वॉल्यूम में इंक्रीज आ जाता है और डेंसिटी कम हो जाती है।
तो ये लीस्ट डेंसिटी होती है। बर्फ की डेंसिटी लिक्विड वाटर से कम होती है, जिसकी वजह से बर्फ सरफेस पर फ्लोट करती है। इस डेंसिटी के कम होने की वजह से, तो वाटर से आइस की डेंसिटी कम है, तो लो डेंसिटी की वजह से आइस फ्लोट करती है ऑन सरफेस ऑफ वाटर। शाबाश, कहां फ्लोट करती है? अब इसका लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या फायदा है? तो बेटा बड़े बड़े वाटर बॉडीज में, तालाबों में, झीलों में, जहां कुछ ममालिक में लो टेम्परेचर होता है, ये आइस हमेशा कहां रहती है? डीप वाटर में नहीं जा सकती, क्योंकि डेंसिटी इसकी कम है। तो आइस की सरफेस होती है, आपने देखा होगा ये अंग्रेज लोग जो ये इसके ऊपर, झीलों के ऊपर बर्फ बनी होती है, उसी में सुराख करके नीचे से मछलियां पकड़ रहे होते हैं। इसका मतलब है आबी हयात नीचे जिंदा है। तो ये अल्लाह ताला की हिकमत है। वाटर में प्रॉपर्टी है कि ये आइस फ्लोट करती है या सरफेस पे आती है, नीचे नहीं जाती, जिसकी वजह से नीचे एक्वेटिक लाइफ सर्वाइव करती है। यहां H2O लिक्विड फॉर्म में है, यहां H2O सॉलिड हो गया ना, तो ये बाहर के एनवायरनमेंट से इसको इंसुलेट कर देती है। बेटा लास्ट प्रॉपर्टी आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। आयोनाइजेशन समझते हैं ना? आयंस में पॉजिटिव नेगेटिव आयंस बनाना, आयोनाइजेशन। तो वाटर आयोनाइज होता है हाइड्रोजन और वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और बैड? इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। प्योर वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसकी वजह यह है कि इसमें आयोनाइजेशन बहुत कम है। 5 करोड़ मॉलिक्यूल पड़े हो तो एक आयोनाइज होता है। लेकिन जब इसी पानी में डाल दो एसिड या साल्ट, जैसे आप बैटरियों में के पानी में प्योर वाटर डालो तो कभी करंट पास, तो इसमें आप एसिड डालते हो टू मेक इट गुड कंडक्टर। जब इसमें एसिड आ जाता है आयोनाइजेशन बढ़ जाती है। यहां जिक्र है सेल्फ आयोनाइजेशन का, कि खुद से जो पानी आयोनाइज हो सकता है, तो ये आयंस बनाएगा। ये एबिलिटी है कि आयोनाइज हो सकता है, लेकिन आयोनाइजेशन कम है मॉलिक्यूल्स के हिसाब से। ये आयोनाइजेशन की प्रॉपर्टी वाटर में है, तो इसी से पीएच और पीओएच मेंटेन होती है। पीएच पढ़ा है केमिस्ट्री में? पढ़ा है पीएच? किसी भी मीडियम की एसिडिटी या बेसिसिटी को नापने के लिए आप पीएच का एक स्केल इस्तेमाल करते हो कि ये पीएच है। अगर उसकी पीएच 7 है तो न्यूट्रल है, 7 से कम है तो एसिडिक है, 7 से ऊपर है तो वेरी गुड। अब ये जो पीएच है ये इन्हीं आयंस से मेंटेन होती है। पीएच इज मेंटेन्ड बाय यूजिंग दिस आयंस। तो ये जो पीएच है, इस पर ऑप्टिमम पीएच, हर एंजाइम डिफरेंट। मुझे बताओ लाइसोसोम की पीएच कितनी है? 4.5, 4 to 4.5, ठीक है। तो इसके बीच में 4.2 भी ठीक है। ये एसिडिक पीएच है ना? तो किसके जरिए बनाई गई होगी? इन्हीं आयंस के जरिए। और ये आयंस किसके हैं? वाटर। ये प्रॉपर्टी किसने दी? पीएच को मेंटेन करने की। बेटा ये प्रॉपर्टी किसकी है एक्चुअली? तो वाटर की है, क्योंकि वाटर ही आयोनाइज हो रहा है। अब अगर ये आयोनाइज ना होता तो पीएच कैसे लाइसोसोम की मेंटेन रखते? आपके सेल के लाइसोसोम के अंदर जो पीएच है वो मेंटेन है। ऊपर जो साइटोसोल है उसकी पीएच कितनी है? 7.2। तो 7.2 साइटोसोल की पीएच है, ये भी मेंटेन है। आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है मुख्तलिफ, आप देखें ओरल कैविटी की और पीएच है। स्टमक की एसिडिक पीएच है 1 to 3, स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl। बात समझे? तो हर मीडियम की पीएच को मेंटेन करने के लिए आयंस चाहिए, और आयंस देता कौन है? वाटर। आयंस कौन देता है?